अब बात करते हैं मित्र हिंदी की। हिंदी की बात करते हैं। परीक्षा आप लोग जानते हैं, यूपीएसआई परीक्षा में आपके कुल 160 प्रश्न आने हैं। उन 160 प्रश्नों में से एक चौथाई यानी कि 25% हिस्सा जो होगा वो 40 प्रश्न जो होंगे वो हिंदी से होंगे। और 40 प्रश्न का मतलब क्या हो गया? 40 प्रश्न का मतलब हो गया कि अगर हम बात करें टोटल 160 क्वेश्चन के बाद में, यानी कि आपका जो इनकी मार्किंग होती है 2.5 क्वेश्चन की, ठीक है, तो ये 100 मार्क्स के हो गए। कितने का? यानी कुल जो बात है वो हिंदी की बच्चे 100 अंक की बात है। 100 अंक की बात है, ठीक है। 100 अंक सुनिश्चित करेंगे, साथ मिलकर निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है कि हम हिंदी को पढ़ेंगे कैसे। हिंदी को दोस्त हम 3 खंडों में पढ़ेंगे, क्योंकि कभी भी शुरुआत करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस क्रम में पढ़ने वाले हैं। उसी क्रम में पढ़ेंगे जो मैं आज बोर्ड पर लिख दूंगा। आप लोगों के पास हमेशा ये होना चाहिए कि कुछ बच्चे कहते हैं कि गुरुजी वो वाला टॉपिक नहीं कराएंगे, गुरुजी वो टॉपिक कब कराओगे? तो आप यहाँ देख लेंगे, जो क्रम मैंने यहाँ लिख दिया उसी क्रम में मैं अंत तक पढ़ाऊंगा, और वही चीजें पढ़ाऊंगा जो इस बोर्ड पर लिखी हुई हैं। जो यहाँ सिलेबस में नहीं लिखूंगा वो नहीं पढ़ाऊंगा। यानी उसका मतलब आप समझ जाना, कभी प्रश्न मत पूछना जी वो फलाना टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, तो मैं मित्र लिख दूंगा यहाँ पर कि उसका मतलब होगा नहीं लिखा हुआ तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आएंगे तो सिलेबस लिख लो कि हम इस पूरे हिंदी की यात्रा में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। जो खंड 1 होगा हमारा, जो खंड क होगा, इसमें हम मित्र पढ़ेंगे व्याकरण को, ठीक है भाई साहब। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका व्याकरण को। जो दूसरा खंड हमारा होगा खंड ख, खंड ख में दोस्त हम समझेंगे आपका किसको? जो शब्द हैं हमारे, शब्द, शब्द और वाक्य, वाक्य से संबंधित चीजें होंगी। और खंड ख में के बाद में जब हम लोग मित्र खंड ग की तरफ बढ़ेंगे तो खंड ग में हम लोग सीख रहे होंगे हिंदी साहित्य से संबंधित चीजें, हिंदी साहित्य, यहां देखने की बात होगी। अब बात करते हैं कि हम व्याकरण में क्या समझने वाले हैं। तो व्याकरण में हम क्या क्रम रखेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका, सबसे पहले मित्र हम वर्णमाला को पढ़ेंगे, नोट कर लेंगे प्लीज, वर्णमाला को पढ़ेंगे। दूसरा हम इसके बाद वर्णमाला के तुरंत बाद में आपका संज्ञा को पढ़ रहे होंगे, यानी विकारी शब्दों की तरफ हम चलेंगे। क्योंकि मैं कई बार आपका अध्यायों के बीच में ये बात देखता हूं कि बच्चे को जो मूलभूत चीजें जरूरत होती है उसको उसको बार बार समझाना पड़ता है, इसीलिए क्रम बनाया है बहुत बेहतरीन सा। विशेषण, विशेषण के बाद में बच्चे क्रिया, यानी विकारी शब्दों के बाद में फिर हम क्रिया, क्रिया के बाद में जो हम चलेंगे आपका फिर हम अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों की तरफ चलेंगे। अविकारी शब्दों को पढ़ने के बाद में हम संधि को समझेंगे, संधि। और फिर क्योंकि हम इस समय पर हिंदी का मौलिक ज्ञान सीख चुके होंगे तो संधि और समास सीखने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, समास हो जाएगा। नवा आपका बच्चे इसमें हम अध्याय पढ़ेंगे विराम चिन्ह, कौन सा? विराम चिन्ह को पढ़ेंगे। और 10वां अध्याय हमारा इसमें होगा उपसर्ग, उपसर्ग, ठीक है। 11वां अध्याय हमारा इसमें होगा बच्चे, 11वां अध्याय उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर हम प्रत्यय पढ़ेंगे। और उपसर्ग प्रत्यय पढ़ के फिर हम वर्ण विन्यास की तरफ चलेंगे, यानी वर्तनी की तरफ चलेंगे कि हम लोग तो भैया शब्दों को अक्सर गलत लिख देते हैं, वो शब्द गलत ना लिखें, इसके लिए क्या किया जाए। इसी के लिए हिंदी भाषा का वर्तनी होता है। एक बार नोट करेंगे, ठीक है, एक बार नोट करेंगे अच्छे से सारे चैप्टर्स को। तो खंड 1 में व्याकरण में हम ये पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं मित्र आपका खंड 2 में क्या पढ़ेंगे, यानी शब्द और वाक्य में हम क्या पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे आपका वाक्य से संबंधित चीजें, जैसे कि आपका इसमें आएगा शब्द छोड़ेंगे तो यहां पर वाक्य से संबंधित चीजों में हम पढ़ते हैं रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार हम यहां पर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। वाक्य की जो रचना होती है, वाक्य के जो भेद होते हैं, वाक्य हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। वाक्य शुद्धि भी हम यहां पर पढ़ रहे होंगे, वाक्यों का जो शुद्धिकरण होता है वो हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। चौथा जो चैप्टर है हम यहाँ पर शब्दों से संबंधित पढ़ेंगे, जैसे कि विलोमार्थी शब्द होते हैं, जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, विलोम अर्थ देते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें 5वां आपका क्या पढ़ रहे होंगे? पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे होंगे, यानी वोकेब का जो काम है, जो शब्दों का काम है, हम खंड ख में कर रहे होंगे। पर्यायवाची के बाद में हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। और 7वें जो अध्याय में दोस्त हम लोग पढ़ेंगे आपका समश्रुत भिन्नार्थक, हाँ, अनेकार्थक शब्द फिर एक बचेगा। अनेकार्थक शब्द को इसके बाद में जानेंगे हम, अनेकार्थक शब्द। और अनेकार्थक शब्द को जान के फिर हम इसमें पढ़ेंगे मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां इसमें हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है भाई साहब। नवा अध्याय जो इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। क्या पढ़ेंगे? अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। बोर्ड नए हैं, थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है। 1-2 दिन में ये नया स्टूडियो सेटअप हुआ है तो नए बोर्ड लगे हैं, शायद एक राइटिंग का इशू हो तो 1-2 दिन में ये बोर्ड आदत हो जाएगी इनको पेन को समझने की, और ये पेन भी थोड़े थोड़े से घिस जाएंगे तो बहुत अच्छा लिखेंगे फिर, ठीक है। रस, छंद, अलंकार, वाक्य, वाक्य शुद्धि, विलोमार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, और आपका अपठित गद्यांश होगा, ठीक है। अपठित गद्यांश होगा। और अपठित गद्यांश के बाद में बच्चे हम क्या करेंगे आपका यहाँ पर वाक्य से संबंधित क्या, वाक्य में तो सब आ जाएगा। देखो जब वाक्य को पढ़ेंगे तो यहाँ पे काल और कारक भी यहीं पढ़ लेंगे हम, ठीक है, काल और कारक का अध्ययन भी यहीं कर लेंगे। वाक्य और वाक्य के जो भेद हैं उनको हम यहीं पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा, अब आते हैं इसमें 1-2 अध्याय और बचते हैं। क्या बोलेंगे जी? आपका जब हम काल कारक पढ़ेंगे तो लिंग वचन हमको उसके साथ ही पढ़ने पड़ेंगे। तो काल कारक 10वां अध्याय हम इसमें बना लेते हैं, एक अलग अध्याय बना लेते हैं पूरा, काल कारक नहीं, यहाँ पर शुद्ध वाक्य और वाक्य भेद पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम पढ़ लेंगे लिंग वचन काल और कारक को एक साथ में,
इनको हम कहीं भी ले सकते हैं, एक इकट्ठा चैप्टर हमको पढ़ना है, इसको हम चाहे तो व्याकरण के एक हिस्से में ले लेंगे, लिंग वचन काल कारक, ठीक है। ये अपने आप में चारों अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा के लिए। शब्दों के रूप में अगर हम आएंगे तो बच्चे एक शब्द और हमारा बचेगा, कौन सा? तत्सम और तद्भव शब्द। क्या बचेंगे? तो तत्सम, तद्भव और अन्य जितने भी शब्द रूप होते हैं, अन्य जितने भी शब्द रूप होते हैं वो सब हम पढ़ रहे होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है जी। इसके बाद में आएंगे हम, जब ये पढ़ लेंगे तो हिंदी साहित्य की तरफ, ठीक है। वाच्य, बच्चे वाक्य को बोलने का ही तरीका होता है, वो हम वाक्य में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। जो बच्चे वाच्य लिख रहे हैं तो वो हम वाक्य में ही पढ़ लेंगे। हिंदी साहित्य में क्या होगा? हिंदी भाषा का इतिहास और विकास। हिंदी भाषा का क्या इतिहास रहा है? हिंदी भाषा का इतिहास और विकास, इतिहास और विकास हम जानेंगे, ठीक है। कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, क्या बोलियां हैं, क्या उपबोलियां हैं। फिर हम आएंगे जो प्रसिद्ध लेखक या कवि हैं उनकी पंक्तियों पर, प्रसिद्ध पंक्तियों पर आएंगे, ठीक है। पंक्तियां, उनकी कुछ रचनाओं की बात करेंगे, और आपका लेखक और रचनाओं की बात करेंगे, लेखक और उनकी रचनाएं की बात करेंगे। साथ में जिन लेखकों को हिंदी साहित्य में जो प्रमुख पुरस्कार मिले हैं, प्रमुख पुरस्कारों की चर्चा हम करेंगे। क्या बोलोगे? प्रमुख पुरस्कारों की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई इक्का दुक्का अध्याय मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो मैंने नाम यहाँ ना लिखा हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया जी यहाँ लिखा है तो उन्हीं को पढ़ेंगे, या जो छूट गया उसको नहीं पढ़ेंगे। जो बहुत महत्व का चैप्टर होगा और नहीं लिखा हुआ है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई मित्र? एक बार थम्स अप कर दें। हिंदी भाषा का सिलेबस आप लोगों को समझ में आया कि कौन सा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि कुछ छूटा हुआ नहीं है, संपूर्ण हिंदी पढ़नी है, पत्र नहीं पढ़ना है और निबंध लेखन नहीं पढ़ना है, प्रशासनिक शब्दावली नहीं पढ़नी है। प्रशासनिक शब्दावली आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी, तो एक क्लास के माध्यम से जो महत्वपूर्ण प्रशासन में प्रयुक्त हिंदी भाषा के शब्द हैं वो पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। विराम चिन्ह बच्चे आ जाएगा आपका, विराम चिन्ह ये आ गया, विराम चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है। कोई भी चैप्टर अगर मैंने नहीं लिख पाया हूँ इसमें कुछ है तो वो शामिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे जो अभी अध्याय मुख्यतः जो हम पढ़ते हैं वो ध्यान आया, सही है जी, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप एक बार फोटो ले लें, फोटो ले लें, इक्का दुक्का अगर चैप्टर की हमको जरूरत पड़ेगी भी क्रम लेने ऊपर नीचे करने की तो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि जी फिक्स ही है एकदम से। ठीक है, बात समझे?